देख रहे नेशन लाइव, मैं हूँ आपके साथ रवीना। हमारी ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम माया गोयल विद्या निकेतन स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर जो उनके चेयरमैन हैं मिस्टर अनिल गोयल जी, उनसे बातचीत करने आए हैं, कुछ उनसे स्कूल से जुड़े मुद्दे पर और कुछ शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। तो सर, इंटरव्यू की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शिक्षा पर ही पूछना चाहेंगे। सर, आपको क्या लगता है सर, स्कूलिंग का गोल क्या है या फिर स्कूलिंग का एक गोल होना क्या चाहिए? रवीना जी, सही मायनों में तो हम पहले से कहते आए हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी शिक्षा का ऐसा क्षेत्र है जिसको हमारे समाज में, हमारे धर्म में भगवान से भी बड़ा माना गया है। इसलिए जो भी लोग इस लाइन में आए हैं उनको इसी इच्छा शक्ति से आना चाहिए और इसी इच्छा शक्ति से आए कि हमको समाज की सेवा करनी है। जी सर। हमको भविष्य का निर्माण करना है और उस भविष्य के निर्माण में हमारी अहम भूमिका हो, इस नियत से ही स्कूल चलते हैं और इस नियत से स्कूल चलाए जाते हैं। जी सर, ये आपने बोला तो कि एक हमें निर्माण के लिए, जो समाज का निर्माण है उसके लिए आना चाहिए, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि आज का जो हम देख रहे हैं चीज़ें, एथिक्स और जो मोरल वैल्यूज़ हैं सर, अगर हम बच्चों में उनको इनबिल्ड करना चाहें तो स्कूल में वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। जो पहले हम सिखाते थे बच्चों को, या जो पहले बच्चों में मोरल वैल्यूज़ होते थे, अब उनकी मात्रा बहुत कम होती जा रही है और शायद ही कोई ऐसे स्कूल्स हैं जो इन पर बढ़ावा दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? रवीना जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो भी शिक्षा पद्धति है, जो भी मटेरियल बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, उस वातावरण में हम सब प्राइवेट स्कूलों को मजबूरी है वो सब कुछ पढ़ाना है। और उस सब कुछ पढ़ाने के अंदर अंदर जो हम संस्कार बच्चों को दे सकते हैं वो हम संस्कार बच्चों को देते हैं। जैसे माता पिता का कहना मानना चाहिए, सुबह उनको गुड मॉर्निंग करके आनी चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, गुरुओं का मान सम्मान करना चाहिए, इस सब के लिए भी है। लेकिन जो शिक्षा की सामग्री हमें मिली हुई है, जो हमें पढ़ानी है, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स कहती हैं, हमें उसको भी पढ़ाना है, क्योंकि अगर उसको नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे वर्तमान में पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमारा इन दोनों का समावेश करके ही चल रहे हैं और इसका पूरा हमारा प्रयास है। तो सर, जो शिक्षा पद्धति की आपने बात की, तो अभी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ही आई है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि एक नए तरीके से, नए सिरे से शुरुआत की जा रही है। तो आपको लग रहा है कि उसमें ये सब मौके दिए गए हैं हमें, या फिर स्कूल्स को एक गाइडेंस दे दी गई है कि हाँ भाई आप इस तरीके से पढ़ा सकते हैं और जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उनको भारत के एक बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं? निश्चित तौर पर जो हमारी एनईपी है वो काफ़ी कुछ इस सब चीज़ों को कवर कर रही है। और इसमें आपने देखा भी होगा कि पहले भी हम वोकेशनल पढ़ते थे, बीच में वोकेशनल ख़त्म हो गया, अब दोबारा ही वोकेशनल लेकर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो नई शिक्षा पॉलिसी है इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन है और काफ़ी कुछ हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। लेकिन अभी इसमें हम सबका दायित्व है, सरकार का भी, स्कूल वालों का भी और पेरेंट्स का भी, कि जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसको अक्षरतः पालन करा जाए और उसकी अच्छाइयों को स्वीकार करके पालन करा जाए, ना कि उसमें से बचने के रास्ते निकाल कर को कमियों की तरफ बढ़ा जाए। कितना भी बढ़िया नियम बना लो, कितना बढ़िया कानून बना लो, अगर कमी निकालना चाहें तो सब में कमी निकल सकती है। लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि हमारे देश के भविष्य का निर्माण और वो अच्छे से अच्छा हो, हम विश्व गुरु बने, हम आगे बढ़ें, और इसके लिए हमारी शिक्षा पॉलिसी वाकई में बहुत बढ़िया है और इस पर जिसने भी स्टडी करी है वो बहुत अच्छी करी है। जी सर, आपने बोला तो कि कमियां निकालने से काम नहीं चलेगा, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जब हम कमियां निकालते हैं किसी चीज़ की, या फिर जब हम तह तक घुस जाते हैं, तभी उसमें इम्प्रूवमेंट्स के स्कोप होते हैं? तो शायद जब हम कमियां देखेंगे उसकी, या फिर उसको तह से पढ़ेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कितने इम्प्रूवमेंट्स और हम कर सकते थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। रवीना जी, एक तो कमियां उसलिए निकाली जाती हैं कि हम इसको ठीक करें। एक कमियां निकालने के लिए कमियां निकाली जा रही हैं, दो में अंतर है जी। जैसे मुझे एक बात कहने में संकोच नहीं है कि वो एक ऊँट जा रहा था और 3 परिवार के मेंबर्स पर बैठ के जा रहे थे, तो ऊँट खाली जा रहा था तो लोग कह रहे थे देखो जी सवारी को खाली भेज रहे, पैदल चल रहे हैं। फिर अगर बुजुर्ग बैठ गया तो देखो बुढ़ा बैठा हुआ है, महिला को और बच्चे को पीछे, मतलब कुल मिलाकर के फिर महिला बैठी, फिर बच्चे बैठे, फिर तीनों बैठे, यानी कमी निकालने वाले हर चीज़ में कमी निकाली। तो कमी निकालना, सुधार के लिए कमी निकालना
और कमी के लिए कमी निकालना, दो में अंतर है। जी, और जी। मेरा क्योंकि ये शिक्षा का मामला है, राजनीति से ऊपर उठ करके हमको सोचना चाहिए, देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वाकई में कहीं सुधार की आवश्यकता है तो बताना भी चाहिए और सरकार को भी इस पर स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कमियों के लिए कमी निकालना वो देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ अंधकार में जाने का। जी सर, तो अभी आपने राजनीति की बात कर दी है शिक्षा पे, तो सर दिल्ली में हम कहीं ना कहीं देखते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, और ये देखते हैं कि शिक्षा का एक राजनीतिकरण हो जाता है। कहीं ना कहीं शिक्षा एक मुद्दा बनी जाता है, इलेक्शंस हो या कुछ भी हो, शिक्षा पर वार किया ही जाता है। तो आपको क्या लगता है वो किस हद तक सही है? नहीं, देखो, शिक्षा पर वार करना ही गलत है और शिक्षा का राजनीतिकरण करना भी गलत है। शिक्षा के ऊपर झूठा प्रचार करना भी गलत है। अब मानो हमने बहुत बिल्डिंगें बना दी तो उस बिल्डिंगों से शिक्षा नहीं आनी है, शिक्षा आनी है वहाँ पर क्वालिफाइड टीचरों से। शिक्षा आनी है कि जो अनुपात हमने तय करा उस अनुपात से वहाँ पर टीचर उपलब्ध हों, वहाँ पर प्रिंसिपल उपलब्ध हों, वहाँ पर पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध हो। कमरे बना देने मात्र से ही शिक्षा का बढ़ावा नहीं होता। आज स्थिति यह है कि जो सरकारी स्कूल हैं, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो मैं बता सकता हूँ कि एक एक क्लास में 90-90, 100-100 बच्चे हैं, बैठने की जगह भी नहीं। तो वो निश्चित तौर पर वहाँ पर हम शिक्षा का भट्टा बैठ रहा है। और शिक्षा का भट्टा नहीं बैठे, शिक्षा चले तो उसमें, क्योंकि बच्चों के, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी हक नहीं है, यहाँ तक कि उनके माँ बापों को भी हक नहीं है, टीचरों को भी नहीं है, स्कूल वालों को भी नहीं है। उनका अधिकार है कि हम उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं, उनका अधिकार है कि हम उनको अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। और जहाँ हम उनके अधिकार का हनन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम पाप भी कर रहे हैं और देश के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। इसलिए हमको शिक्षा को शिक्षा का मंदिर रहने देना चाहिए और शिक्षा को के मामले में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी हक नहीं है, और जो खिलवाड़ कर रहा है वो निश्चित तौर पर पाप कर रहा है, मेरा ये मानना है। जी सर, ये बात बिल्कुल सही है कि एक जो शिक्षा है उसको हर चीज़ से ऊपर रखना चाहिए, बच्चों को कैसे सिखाना है कैसे। लेकिन सर जो आज की दुनिया है उसमें हम काफ़ी देखते हैं कि शिक्षा भी एक बिजनेस का माध्यम बनती जा रही है। जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं या फिर छोटे स्कूल्स भी एक शिक्षा को एक बिजनेस की तरह देख रहे हैं कि वो यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो किस हद तक सही है? नहीं, देखो, इसको सिर्फ नज़रिया है कि शिक्षा को बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है। 100 में से 1 स्कूल या 2 स्कूल ऐसा कर रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार एक बच्चे पे लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये महीना खर्च करती है। उसी जगह जो लो फीस के स्कूल हैं, जो जैसे अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर हैं, देहात के अंदर हैं, जो कॉलोनी के अंदर हैं, वो एक बच्चे को 500-600 रुपये में, 700 रुपये में शिक्षा दे रहे हैं। तो जो शिक्षा वो 500, 600, 700 में दे रहे हैं, सरकारी स्कूल शिक्षा 6,000 में दे रहा है, तो निश्चित तौर पर आप ये बनाओ 10 गुना कम फीस लेकर के बच्चे पढ़ा रहे हैं। और अगर उनकी पढ़ाई आज भी इतनी अच्छी है कि उनसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। आप ये बात देखें, एक्चुअल स्थिति क्या है कि आप अगर सड़कों पर चर्चा करेंगे तो जो लोग रेहड़ी लगा रहे हैं, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग अपना पेट काट के भूखे रह करके भी बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए पढ़ाना चाहते हैं। वो सरकारी स्कूल में बच्चे को डालना ही नहीं चाहते क्योंकि उसमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है। तो ये जो लोअर बजट के स्कूल हैं वो निश्चित तौर पर देश की सेवा कर रहे हैं, समाज का भविष्य बना रहे हैं। हाँ, जो बहुत अपर स्कूल है उसका 1-8% स्कूल को आप पूरे शिक्षा जगत के ऊपर उंगली उठाओ, वो ठीक नहीं है। जी। इसलिए मैं बात मानने में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो स्कूल लोअर बजट के स्कूल, कम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और वो देश के भविष्य बनाने में बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। जी सर, तो हम एनईपी की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले जो पद्धति आई थी 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी, उसकी भी बात कर लेते हैं। सर अगर हम देखें, एक ओवरव्यू देखें, तो उस टाइम पे हम थ्योरेटिकल पर ज़्यादा फोकस करते थे। नो डाउट प्रैक्टिकल्स की बातें थी, लेकिन स्कूल्स में भी हम देखें इतना प्रैक्टिकल नहीं होता था। मार्क्स पर, उनके लेसन जो है वो करवाने पर ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन अभी का जो टाइम है, हमें लग रहा है कि हम इम्प्रूव हो रहे हैं, प्रैक्टिकल्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पेरेंट्स भी हो, टीचर्स भी हो, हर कोई। तो आपको लगता है कि सर हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम इन दोनों चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं? फिर आपको लगता है कि हम थ्योरी को एलिमिनेट ही करके सिर्फ प्रैक्टिकल्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, देखो, चीज़ों की तो दोनों की जरूरत है। आप सिर्फ एक अकेले प्रैक्टिकल से भी नहीं काम चलता, अकेले थ्योरी से भी काम नहीं चलता। तो दोनों की ही आवश्यकता है, दोनों को बैलेंस बनाकर चला जा सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, ये काम ना करने का बहाना तो बहुत कुछ हो सकता है। आदमी में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें कराना चाहिए। जी सर,
तो अभी आपके स्कूल के बारे में बात कर लेते हैं। आपके स्कूल का ऑब्जेक्टिव हम जानना चाहेंगे सर। जब स्कूल की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो क्या ऑब्जेक्टिव आप मन में लेकर चले थे जो आपने स्कूल खोला? नहीं, हमारे स्कूल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते, जो बच्चे अधिक फीस देकर नहीं जा सकते, उनको कम फीस लेकर के अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का उद्देश्य हमारा है। और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को बहुत अधिक शिक्षित करके भेजें। और ये मेरा अनुभव है कि आपने जिस बच्चे को पढ़ा दिया, जिस बच्चे का यहाँ पर भविष्य बन गया, वो ज़िंदगी भर अपने टीचर को नहीं भूलता, ज़िंदगी भर अपने स्कूल को नहीं भूलता, बशर्ते कि उसके साथ न्याय हुआ, उसके साथ अच्छी तरीके से पढ़ाया गया। और हम इसको ही सबसे बड़ा देवतुल्य कार्य मानते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वो सब पूजा के स्थल हैं, वहाँ जाना चाहिए, लेकिन हम सबसे बड़ा पूजा स्थल स्कूल को मानते हैं कि स्कूल भी एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है। और हम सही मायनों में इस मंदिर के पुजारी हैं, ये सोचकर हम काम कर रहे हैं और यही हमारा एक उद्देश्य है। जी सर, तो एक और सवाल आता है कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं सर, या कैसे एलिमेंट्स होते हैं एक पर्सन की लाइफ में जो, या फिर हम आपकी भी बात करें तो जो एक रियलाइजेशन करवाते हैं कि आपको शिक्षा जगत में जाना है या फिर बच्चों को पढ़ाई देनी है? क्या ऐसे एलिमेंट्स थे सर जिसको आपने इंस्पायर किया? हाँ, मैं निश्चित तौर पर मैं शिक्षा के क्षेत्र में नहीं था, लेकिन मेरे मामा जी शिक्षा के क्षेत्र में थे और वो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाते थे। एक दिन मामा जी का आना हुआ और उन्होंने कहा कि बेटे, मेरा मन ये है कि आप अपनी मम्मी के नाम से एक स्कूल खोल दो और बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू करो। तो मैंने उनकी बात को सिरोधार्य करके स्कूल का काम शुरू कर दिया और उसी दिन से मेरी ये हमेशा इच्छा रही है कि ये मेरा मंदिर है और यहाँ पर एक मैं पुजारी के तौर पर आऊँ और सेवा करके यहाँ से जाऊँ। जी सर, तो एक आपने बात बोले सर बजट स्कूल्स या फिर उन फैमिलीज़ के लिए स्कूल जो बच्चे अफोर्ड कर सकें। तो सर कोविड टाइम्स में जब एकदम से बंद हो गया था सब कुछ, लॉकडाउन लग गया था, जब बच्चों को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, अगर हम पढ़ाई करवा रहे थे सिर्फ हमारे पास ऑनलाइन ही एक माध्यम बच गया था, तो उस समय पर फिर कैसे आपने कोप अप किया सर? क्योंकि शायद बच्चों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे जो स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं, तो कैसे सर? उसमें हमने ऑनलाइन पढ़ाया है और जो माँ बाप हैं बेचारे, उन्होंने निश्चित तौर पर अपने सारे काम को छोड़ करके अपने मोबाइल फ़ोन उन्होंने बच्चों को दिए हैं और बच्चे उन मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन आ करके पढ़े हैं। निश्चित तौर पर काफ़ी परेशानी को सामना करना पड़ा है, लेकिन उस परेशानी में स्कूल और पेरेंट्स ने दोनों ने मिल करके इस परेशानी का सामना करा और ये जो दुखद काल है इसका हम अच्छी तरीके से मुकाबला कर पाए। लेकिन मैं इस मुकाबले में जहाँ अपने स्कूल के टीचरों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, वहीं वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स ने भी पूरा योगदान करा और अपने सारे ज़रूरी काम छोड़ करके भी बच्चों को मोबाइल उपलब्ध कराया और बच्चे ऑनलाइन पढ़ पाए। जी सर, तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी सर। लास्ट क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे एजुकेशन के फ्यूचर के बारे में। अभी हम सर 2 साल अभी निकले हैं लॉकडाउन से, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, बच्चे क्लासेस में नहीं आ रहे थे, स्कूल में आना बंद हो गया था। तो क्या आपको लगता है सर जो फ्यूचर होने वाला है एजुकेशन का, कि हम पूरी तरह ऑनलाइन पर शिफ्ट हो जाएंगे? और अगर होते भी हैं तो ये कितना अच्छा रहेगा और कितना बुरा? नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत अंतर है। ऑनलाइन हम में सबसे बड़ी जो 2 साल के कोविड काल की ऑनलाइन की पढ़ाई हुई, उसके अंदर एक रीडिंग का और एक राइटिंग को बच्चे की आदतें छूट गई, इसलिए ऑफलाइन बहुत ज़रूरी है। और निश्चित तौर पे इस ऑफलाइन में हम जो 2 साल का मामला है वो कवर कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों पेरेंट्स भी साथ दे रहे हैं और लगता है कि बहुत जल्दी हम उसको कवर करके और इसको आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई तो मैं जहाँ तक मेरा मानता हूँ कि उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो नौकरी पर्सन हैं, जिनका कोई टाइमिंग नहीं है, वो नौकरी भी करने हैं और वो पढ़ते भी हैं। तो 12th के बाद में अगर उसको ऑनलाइन हम शिक्षा का करें तो ज़्यादा महत्व है। 12th तक तो ऑफलाइन ही शिक्षा होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए और हमारी ऑडियंस के साथ बनने के लिए और शिक्षा पर जो अपने विचार हैं वो उनके सामने रखने के लिए। धन्यवाद रवीना जी। जी सर, तो अभी हम माया गोयल विद्या निकेतन स्कूल में बैठे थे, उनके जो चेयरमैन थे उनसे हमने आपको रूबरू करवाया है जो शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं या फिर जो इश्यूज चल रहे हैं इंडिया में, उनकी जो राय थी वो आप तक प्रस्तुत की है। नेशन लाइव ऐसे ही स्कूल्स की जानकारी, ऐसी एजुकेशन से जुड़े इश्यूज़ की जानकारी आप तक पहुँचाता रहेगा। बने रहे नेशन लाइव के साथ।